धर्मगुरु की अपनी सोच होती है, एक विधायक की अपनी रणनीति होती है। धर्म नीति और राजनीति दोनों एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं। विचारधारा में परिवर्तन हो गया या राजनीति की जरूरत बन गया। उस पार्टी में किसी प्रकार से समाज के विकास के लिए बात थी। कि शराब ना पियो, नशा मुक्त होना चाहिए। कई लोग ऐसे लोग हैं जिनकी आदतें बन गई हैं, अगर आप बंद कर देंगे तो उनको उनकी बीमारी हो जाएगी। कुछ ऐसी चीजें थी जो अधूरी थी, तब मुझे राजनीति में एंटर होना पड़ा। तो थोड़ी बहुत जो समस्याएं आती थी तो हमने ये सोचा कि वो भी राजनीति भी क्यों ना हमारे पास रहे। तो राजनीति में धर्मगुरु की एंट्री होना लगता नहीं लोगों को भ्रमित कर देता है। कि हमको ऐसा किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। आपका सपोर्ट है तो सीधा ही सत्ता का तख्ता पलट हो जाता है। तो किसी प्रकार का कोई फैसला लेने में कोई समस्या नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं थी। जो अच्छा काम करेगा हम उसके साथ हैं। राजनीति में धर्म की जरूरत बन चुकी है। धर्म जरूरी है राजनीति। धर्मगुरु बनना कठिन था या विधायक? नमस्कार, मेरा नाम है आहना और आप देख रहे हैं क्या है माननीयों का कहना। आज जो माननीय मेरे साथ हैं वो धर्म के ध्वजवाहक हैं। समाज में कहते हैं कि उनका जो चेहरा है, चेहरा ही चेतना का प्रतीक है। गुरु घासीदास के वंशज हैं। उनकी वाणी से लोगों को दिशा मिलती है और राजनीति में उनके कदमों से चर्चा हो चुकी है। कभी कांग्रेस में थे, अब बीजेपी में है। जिस पार्टी में रहते हैं और कोई और नहीं बल्कि आपको मैं, क्योंकि मैंने बोला भी है कि गुरु घासीदास जी के वंशज है, कोई और नहीं, वो खुद खुशवंत साहिब जी हैं। पहली बार चुनाव लड़ा और पहली बार ही जनता का दिल जीत लिया। इसी के साथ जब वो आए और भारी मतों के साथ जनता ने अपना प्यार उनको दिया। जानेंगे आज उनसे कि धर्म, समाज और सत्ता के बीच की वो सच्चाई क्या है जो अक्सर पर्दे के पीछे रह जाती है। और ये भी जानेंगे कि भाई, आप जानते हैं कि विधायक जी हैं, विधायक जी कैसे रहते हैं ये सब आप जानते हैं, लेकिन एक आम शख्स यानी कि खुशवंत साहिब जो आम दिन में कैसे रहते हैं वो तमाम जानकारियां भी उनसे लेंगे। कुछ अनसुने अनचाहे पहलू भी उनसे जानेंगे। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहला सवाल मेरा यही रहेगा, क्योंकि शुरुआत ही मैंने की है कि धर्म के ध्वजवाहक हैं और धर्म और समाज के साथ राजनीति के तालमेल को बिठाना एक विधायक के लिए और धर्मगुरु के लिए कितना मुश्किल रहता है, चुनौतीपूर्ण रहता है? अब हम तो शुरू से उस गुरु वंशज में हैं और बचपन से ही हम अपने पिताजी को देखते आ रहे हैं जो लगातार सामाजिक कार्यों में लगातार वो लगे हुए हैं। और हमने देखा है कि किस प्रकार हमारे पिताजी जब भी किसी प्रकार के, चाहे वो कोई भी समाज हो, सिर्फ सत्नामी समाज ही नहीं, कोई भी समाज का जब बुलावा आता है, किसी के ऊपर अन्याय होते हैं, अत्याचार होते हैं, वो तत्काल वहाँ पे जाते हैं, उसको न्याय दिलाने का प्रयास करते हैं। और बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम हैं जिसमें उन्होंने सफल भी हुए और सभी को न्याय दिलाने का काम किया। तो हमारे आदर्श वही हैं, शुरू से बचपन से हम उनको देखते हुए आ रहे हैं। पढ़ाई भी उन्होंने शिक्षा के लिए बहुत प्रेरित किया, तो हमने शिक्षा ग्रहण किया और शिक्षा ग्रहण करने के बाद कहीं ना कहीं हमने उनको देखा कि वो अकेले समाज सेवा कर रहे हैं और इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो हमने कहीं ना कहीं उनका हाथ पकड़ के उन्हीं के साथ जाने का एम बनाया और उन्हीं के साथ चले और उन्हीं के साथ चलते चलते आज यहाँ तक पहुँचे हैं। और जब सामाजिक कार्य करते हैं तो निश्चित ही बहुत सारी कुछ कठिनाइयाँ भी आती हैं, जिसमें कहीं ना कहीं राजनीतिक जो उसका भी सहयोग लेने की आवश्यकता पड़ती है। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए निश्चित ही राजा गुरु धर्मगुरु बालदास साहब जी जो हमारे पिताजी हैं, वो लगातार सामाजिक कार्य उन्होंने किया, लेकिन जो राजनीतिक जो सहयोग की अपेक्षा पड़ती है उसको ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं उन्होंने हमको आदेश किया कि चुनाव लड़ना है और राजनीति में भी हमको रहना है ताकि समाज को न्याय दिलाने में और आसानी हो जाए। इसलिए हम लोग कहीं ना कहीं इस राजनीति में आए हैं और राजनीति में आके लोगों को समाज को न्याय दिलाने का काम करें। समाज के बीच हमारा जाना उठना बैठना, उनके सुख और दुख में हमेशा सदा शामिल होना है और हमेशा जिंदगी भर होना है, क्योंकि हमारे आदर्श हमारे पिताजी हैं और उनके आदर्श गुरु घासीदास बाबा जी हैं। जो गुरु घासीदास बाबा जी ने लगातार लोगों के जो जिनके पास किसी प्रकार की सुविधाएं नहीं थी, उन लोगों के पास जाकर उन्होंने हमेशा उन लोगों की मदद की है। तो वैसे ही हम लोग का भी प्रयास रहता है कि जो वंचित है, जिनको किसी प्रकार का लाभ नहीं मिल पा रहा, तो उनको लाभ दिलाया जा सके और किसी पर अन्याय हो रहा है तो उसको न्याय दिला। क्योंकि देखिए, आप सतनाम समाज की आस्था का प्रतीक है, बहुत विश्वास है उन्हें आप लोगों पर। तो अभी तक आपको लगता है कि जो भी चीज़ें ठीक है, पीढ़ी दर पीढ़ी आ रही हो, चीज़ें पीढ़ी दर पीढ़ी ठीक भी होती हैं, आपको लगता है कि आपने अभी तक जो काम उनके लिए किया है तो आपको आत्मसंतुष्टि है? देखिए, हमारा प्रयास है
बाकी जो निर्णय है वो तो समाज ही बताएगा। हमारा प्रयास ये है कि हम लोगों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और जो बाबा गुरु घासीदास जी के जो संदेश हैं, उपदेश हैं, उसको हम लोगों तक पहुँचाएँ और वो प्रयास हमारा लगातार चलता आ रहा है। चाहे जब दिसंबर का महीना है तो चाहे जब बाबा जी की जयंती आती है, तो प्रतिदिन हम लोगों के बीच जाते हैं और उसके बाद जब बाकी समय जो होता है, तो जहाँ-जहाँ, जैसा-जैसा जिस प्रकार से बुलावा आता है और जहाँ हमें पता चलता है कि किसी प्रकार का अन्याय हुआ है, तो वहाँ हम स्वयं पहुँचते हैं, हमारे पिताजी पहुँचते हैं, हमारा पूरा परिवार इसमें लगा रहता है और पहुँच के हम न्याय दिलाने का प्रयास करते हैं। और समाज निर्णय करता है कि जो अच्छा कार्य कर रहा है तो उसके साथ चलते हैं। तो आज जब इतने सारे लोग जुड़े हैं, तो कहीं न कहीं ये खुशी होती है कि आज हम उनको न्याय दिलाने में कहीं न कहीं थोड़ा बहुत सफल हो रहे हैं। शायद इसीलिए वो लोग, सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमारा तो कर्तव्य है कि लोगों का सेवा करना और वो उसमें हम लगे हुए हैं, बाकी निर्णय करना समाज का काम है। तो राजनीति में धर्म गुरु की एंट्री होना लगता नहीं लोगों को भ्रमित कर देता है? नहीं, देखिए इसमें भ्रमित वाली बात नहीं है। राजनीति को लोग 2 तरीके से समझते हैं। कुछ लोग अपने लाभ के लिए राजनीति में आते हैं और कुछ लोग दूसरों को लाभ दिलाने के लिए राजनीति में आते हैं। तो हम उसमें से हैं जो दूसरों को लाभ दिलाने के इस राजनीति में आए, क्योंकि हमको ऐसा किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य है, जो बाबा जी का जो संदेश है, मन के एक समान, सभी बराबर हैं, किसी में कोई भेदभाव नहीं है। उस संदेश को लेकर हम लोगों के बीच जा रहे हैं और वही संदेश को हम चाहते हैं कि आम जनमानस में वो भावना उत्पन्न हो, किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो, किसी के साथ कोई ईर्ष्या द्वेष ना हो, हर किसी को सम्मान मिले, हर किसी को अधिकार मिले और उसी भाव के साथ हम काम कर रहे हैं। लेकिन जो ये सोच कर आते हैं कि मुझे लाभ लेना है, मुझे बड़ा आदमी बनना है, मुझे यहाँ पहुँचना है, तो निश्चित उन लोग के लिए भ्रम करना रहता है, क्योंकि वो लोग नहीं चाहते कि ऐसे अच्छे लोग राजनीति में हैं, तो वो लोग ये भ्रम फैलाने का ज़रूर प्रयास करते हैं। लेकिन आपको मालूम है, सत्य परेशान होता है, बट सत्य पराजित कभी नहीं होता। तो अंततः सत्य की जीत होती है। तो हम अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं लोगों की सेवा करने का और जीवन भर हम इस काम को करते रहेंगे। तो आपको सच में ऐसा लगता है कि मैं वो जब धर्म गुरु था तो उस तरह से जनता की सेवा नहीं कर पा रहा था, या कुछ ऐसी त्रुटियां थी या कुछ ऐसी चीजें थी जो अधूरी थी, तब मुझे राजनीति में एंटर होना पड़ा? जैसे हमारी इंजीनियरिंग कंप्लीट हुई, उसके बाद से लगातार हम अपने पिताजी के साथ सक्रिय हुए और हमने उनको देखा कि लगातार वो दौरा करते हैं, लोगों के बीच जाना जाते हैं और उनके लिए धरना प्रदर्शन भी करना हो पड़ता है तो धरना प्रदर्शन भी करते हैं, आंदोलन करना पड़ता है तो वो आंदोलन भी करते हैं। और मैंने तो वो चीज़ को भी सुना है, मैं उस जगह का साक्षी तो नहीं हूँ, लेकिन मेरे पिताजी, हमारे जो सिमगा है, सिमगा में हमारे समाज के कुछ ज़मीन को किसी असामाजिक तत्वों के द्वारा ज़बरदस्ती उसको घेर लिया गया था और समाज को बहुत मार-पीट कर दिया गया था। इस प्रकार से बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया गया था। तो गुरु बालदास साहब जी ने लगातार उसके लिए आंदोलन भी किए थे, लेकिन फिर भी न्याय नहीं मिल पा रहा था, तो उन्होंने करो-मरो का आंदोलन भी कहीं न कहीं उन्होंने हथियार किया था और उसके बाद कहीं न कहीं न्याय भी मिला और समाज को न्याय मिला और आज वो ज़मीन उनके पास है और समाज भी सुरक्षित है और वहाँ पे बहुत ही वृहद स्तर में आज कहीं न कहीं समाज की जो ज़मीन सुरक्षित पड़ी है, सेंध-खाम भी बहुत ही अच्छे तरीके से लहलहा रही है वहाँ पे। तो निश्चित ही, लेकिन ये जो समस्याएँ बीच में जो देखने को मिली, हमें कि धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है, आंदोलन करना पड़ रहा है और कहीं न कहीं राजनीतिक ताकत की वजह से कहीं न कहीं जो थोड़ी बहुत जो समस्याएँ आती थी, तो हमने ये सोचा कि वो भी राजनीति भी क्यों ना हमारे पास रहे, जिसके माध्यम से और ज़्यादा तीव्र गति के साथ और आसानी से हम लोगों की सेवा कर सकें। तो उस भाव के साथ राजनीति में भी आया गया है, ताकि राजनीति के माध्यम से जो गवर्नमेंट्स की जो योजनाएँ हैं, बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएँ चलती हैं, लेकिन लोगों तक वो योजनाएँ पहुँच नहीं पाती। तो हमारा प्रयास ये है कि गवर्नमेंट्स की जितनी भी योजनाएँ हैं, उसको लोगों तक, ज़मीनी स्तर तक पहुँचाएँ और उसको उसका लाभ हम दिला सकें। इसे तो समझना चाहेंगे, कांग्रेस से शुरुआत की, बीजेपी में अब अभी हैं आप, तो वो जो सफर को अगर हम देखें तो ये सफर को क्या समझे, विचारधारा में परिवर्तन हो गया या राजनीति की जरूरत बन गया? देखिए, कहीं न कहीं जो लोगों के भले के लिए काम करेगी, हम उस पार्टी में रहेंगे। और हमने कहीं न कहीं देखा पिछले 5 साल का जो कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, 2018 टू 13 की बात, 23 की बात करते हैं, तो किसी प्रकार का उन्होंने समाज का भला नहीं किया और ऐसा कोई वर्ग नहीं जिसको उन्होंने ठगा नहीं, सारे वर्गों को उन्होंने ठगने का ही काम किया, किसी का कोई भला नहीं किया। विशेष रूप से हम युवा हैं, तो सबसे पहली बात तो युवाओं की है। तो युवाओं को सबसे पहले उन्होंने कहीं न कहीं उनके भविष्य को अंधकार में डालने का काम किया। जो पीएससी जैसे एग्ज़ाम में उन लोगों ने घोटाले करने के काम किए, इतना विश्वसनीय एग्ज़ाम है, उस एग्ज़ाम में भी उन्होंने भ्रष्टाचार किया, तो इससे कहीं न कहीं युवाओं का भविष्य खराब हुआ।
फिर अनेक बहुत सारी योजनाएं निकाले युवाओं के लिए, लेकिन उसमें भी किसी प्रकार का युवाओं को लाभ उन्होंने नहीं दिया। तो ये सबसे एक बड़ा कारण था। उसके बाद फिर हम एक खुद जिस समाज से आते हैं, उस समाज में के लिए भी हमने देखा कि एससी वर्ग के लिए किसी प्रकार का विकास कार्य की हम जब बात देखते हैं तो कोई विकास कार्य हमको कहीं दिखाई नहीं दिया। हमारा जो सबसे बड़ा आस्था का केंद्र है गिरौदपुरी धाम, जो सिर्फ सतनामी समाज ही नहीं सर्व समाज का आस्था का केंद्र है, क्योंकि गुरु घासीदास बाबा जी उस धरती में अवतरण हुए और उस गिरौदपुरी धाम में अवतरण हुए, और उसके बाद उन्होंने उनका जो संदेश उपदेश था वो सर्व समाज के लिए था, पूरा मानव समाज के लिए था। और आज भी पूरे देश क्या पूरा विश्व में उनकी बातों को माना जाता है और अभी तक उनकी बातों को कोई काट नहीं सकता। तो ऐसे बाबा जी के संदेश उपदेश को और ऐसे धार्मिक स्थल की जब विकास की बात आई तो किसी प्रकार का विकास कार्य नहीं किया गया, एक ईंटा वहां पे नहीं रखा गया। ये एक बड़ा रीजन रहा। इसके अलावा अनेक बहुत सारी घटनाएं अभी बहुत सारी हुई। जैसे उस समय धर्मपुरा कांड हुआ था कांग्रेस गवर्नमेंट के समय में, जो हमारा जो आस्था का प्रतीक चिन्ह है सेत खाम, जैत खाम जिसको हम सब बोलते हैं, उसको जला दिया गया था, उसको खंडित कर दिया गया था, जिसके लिए हमारे समाज वाले ने बहुत सारा न्याय मांगने का प्रयास किया, लेकिन किसी प्रकार का न्याय उन लोगों ने नहीं दिया। ऐसे अनेक बहुत सारे और भी हमारे जो धार्मिक स्थल है, जो गुरु घासीदास बाबा जी का कर्म स्थल है भंडारपुरी धाम, वहां का भी विकास कार्य किसी प्रकार का नहीं किया गया, कोई उन्नति नहीं किया गया। ऐसे अनेक अनगिनत प्रताड़ना समाज को झेलना पड़ा। ये सारी चीजों को देखते हुए हमने कहीं ना कहीं हमें समझ में आया कि ये भेदभाव की राजनीति करती है कांग्रेस पार्टी, फूट डालो राज करो की नीति से ये चलती है। तो कहीं ना कहीं हमने सोचा कि जो जिसका विचारधारा जो सबको बराबर समझे, बराबर सम्मान दे, ऐसे विचारधारा से हमें जुड़ना चाहिए। और उस समय हमने देखा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो विचार आ रहे थे, जिनका स्लोगन था सबका साथ और सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, तो कहीं ना कहीं उसमें हमको कहीं ना कहीं ये चीज दिखाई दिया कि सर्वधर्म का सम्मान है, सबको अधिकार देने की बात हो रही है और विशेष कर से गरीबों की सेवा करने की बात कही जा रही है। तो ये सारी चीजें जो विचारधारा से प्रेरित होकर हमने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की और आज कहीं ना कहीं आज लगभग 1.5 साल हो गए सरकार को बने हुए भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ में, और 1.5 साल में अनेक योजनाएं यहाँ पर छत्तीसगढ़ के सरकार ने निकाली और जिससे गरीबों को, किसानों को, मजदूरों को, व्यवसायिक को, बच्चों को स्कूल के स्टडीज में हर चीज में आज लाभ मिल रहा है, न्याय मिल रहा है। और विशेषकर से सतनामी समाज की अगर बात करता हूँ तो इस 1.5 साल में, उस 5 साल में एक ईंटा नहीं रखेंगे और इस 1.5 साल में अनेकों करोड़ रुपए अभी सतनामी समाज के धार्मिक स्थल के लिए पास हो चुके हैं पैसे, जो जमीनी स्तर में आने वाले हैं कुछ दिनों में, जिसका लाभ समाज के लोगों को मिलेगा, जिससे समाज में जागरूकता आएगी। बाबा जी के संदेश उपदेश देश दुनिया तक उस माध्यम से फैलेंगे, जिससे बाबा जी के जो संदेश उपदेश को लोग बनाएंगे और अपने जीवन को कृतार्थ करेंगे। तो कहीं ना कहीं बीजेपी में आने से आपको ज़्यादा बड़ा मंच मिला है, आप ज़्यादा मुखर हो सके हैं, क्योंकि देखिए आप बहुत यंग हैं। अगर इतना युवा विधायक आता है तो युवाओं को भी बहुत आशाएं रहती हैं और वो आशाएं आपके साथ बढ़ भी जाती होंगी। कहीं ना कहीं वो जिम्मेदारी भी आपको लगता होगा कि मुझे उन सबकी उम्मीदों पर खरा उतरना है। तो ऐसा कोई फैसला आपको लगा हो मैंने ये फैसला लिया, ये युवाओं के हित में है? सबसे पहली बात तो हम युवा हैं तो युवाओं की बात करेंगे, तो कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा उस समय जो प्रताड़ित था तो युवा वर्ग था। उनको ना रोजगार मिल रहा था और रोजगार के नाम पे उन्हें कुछ पैसे देने की बात किए थे तो वो भी कुछ लोगों को देकर भुलियारने का, जो छत्तीसगढ़ में बोलते हैं भुलियार, भुलियार के छोटे बच्चे को भुलिया देते, इस टाइप का भुलाने का काम कर रहे थे। और फिर पीएससी जैसे एग्जाम जिसमें दिन रात मेहनत करते हैं बच्चे, 18-18 घंटे पढ़ाई करते हैं, और जो किसान मजदूर होते हैं वो सोचते हैं, वो पेरेंट्स, वो माता पिता सोचते हैं कि हम तो नहीं बन पाए, लेकिन हमारी पूंजी पूंजी पाई पाई हम अपने बच्चों के में लगा देंगे ताकि वो बड़े स्थान में पहुंचे। लेकिन उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करना, भ्रष्टाचार करना, और जो पैसे वाले हैं सिर्फ उन्हीं का नौकरी लगाना। एसआई की जो भर्ती चल रही थी उसमें भी भ्रष्टाचार किए, वो तो उन लोगों ने 5 साल तक उनकी नौकरी नहीं लगाई, अभी जब हमारी सरकार आई तब उनकी नौकरी लगी। तो ऐसे जो उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया था, तो कहीं ना कहीं हम बहुत ही ज्यादा उससे हम आहत थे, बहुत ज्यादा तकलीफ था वो। और युवाओं के बीच हमेशा जाना, उठना, बैठना, उनके साथ काम करना हमेशा होता रहता था। तो ये सारी तकलीफों को देखते हुए हमने कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को छोड़ा और भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश करके, जिसका विचारधारा मैंने बताया ही कि सबको साथ लेके चलने वाला विचारधारा है, और आज वो साथ में लेके चल रही है, वो दिखता है आज कहीं ना कहीं। आज जो योजनाएं जो निकली हुई है उसमें दिखाई देता है, और जो उन्होंने बोला था, ये सबसे बड़ी बात है
कि जो बोलते हैं उसको करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जो जितनी बातें कही थी, आज सारी बातों को वो जमीनी स्तर पर करके दिखा रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी में ये जस्ट उल्टा है, जो बोलते हैं वो कभी करते ही नहीं। उन्होंने बड़ी-बड़ी बातें चुनाव में वादे किए थे, 36 वादे किए थे, लेकिन एक भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया। और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, विष्णुदेव साय जी की सरकार ने मोदी की जो बड़ी-बड़ी गारंटियाँ था उसको लगातार पूरा करके दिखाया है। एक धर्म गुरु की अपनी सोच होती है, एक विधायक की अपनी रणनीति होती है। तो आपको नहीं लगता इससे चीज़ें खराब हो जाती हैं? क्योंकि उनकी सोच होती है धर्म के साथ जोड़ना, विधायक की सोच होती है सीधा-सीधा आप काम करिए, धर्म नहीं देखते हैं राजनीति में। निश्चित ही, बिल्कुल आप सही कह रही हैं, लेकिन मैंने शुरू में ही कहा था, 2 तरीके के लोग होते हैं, जो अपने लाभ के लिए काम करते हैं, उन लोग ये भ्रम को फैलाने का प्रयास करते हैं। लेकिन जो अच्छे लोग हैं, जो चाहते हैं कि सरकार की अच्छी योजनाएँ मिले और अच्छा लीडर आए, अच्छा नेता आए, जो सबको बराबर सम्मान दे, बराबर अधिकार दे, किसी प्रकार का भेदभाव ना करे, तो निश्चित ही जब ऐसी सोच विचार का व्यक्ति कोई आता है, तो लोग उसको हाथों-हाथ लेते हैं और उसका सपोर्ट करते हैं। आज कहीं न कहीं आज हम फर्स्ट टाइम चुनाव लड़े और फर्स्ट टाइम में जो इतने अच्छे मतों से कहीं न कहीं जनता ने हमें जो सेवा करने का अवसर दिया है, तो ये कहीं न कहीं उसी चीज़ को दर्शाता है। और लोग भ्रम फैलाने वाले बहुत हैं, जो इस टाइप का भ्रम फैलाते हैं कि धर्मगुरु को राजनीति में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि राजनीति अलग होती है, धर्मनीति अलग होती है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। धर्मनीति और राजनीति दोनों एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं, जो दोनों को साथ में लेके चलने से कहीं न कहीं विकास की बात जो है वो बहुत अच्छे से होती है। लेकिन हाँ, खुद के ऊपर कंट्रोल करने की बात होती है। हम विश्वास अपने ऊपर रखे हुए, अपने बाबा जी के ऊपर विश्वास है और हमारा उद्देश्य है कि लोगों का सेवा करना। तो हम उसी उद्देश्य से चल रहे हैं और उसी उद्देश्य में हमेशा संकल्पित होकर चलते रहेंगे। आपने अभी बोला भी है कि धर्म और राजनीति साथ-साथ में कहीं न कहीं चलना भी पड़ता है। थोड़े समय पहले जब हमने रामभद्राचार्य जी से बात की थी तो उन्होंने कहा था कि धर्म और राजनीति जो है ये पति-पत्नी है। अगर ये नहीं होगा तो विधवा हो जाएगा धर्म, अगर ये नहीं होगा तो वो विधवा हो जाएगा। रामभद्राचार्य जी के शब्द थे। अब कहीं बाहर अगर हम जाते हैं तो वो ये कह देते हैं कि धर्म को राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए, ये गलत बात है। कुछ दिन पहले हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से किसी ने सवाल पूछा था कि आप तो प्रधानमंत्री 10 साल प्रधानमंत्री रह गए, मुख्यमंत्री रह गए, सारे पदों में रह गए, तो अब आपको और क्या बचा है? तो उन्होंने बताया था कि मैं देश की सेवा करने के लिए हूँ और मेरे लिए राष्ट्र प्रथम है, देश प्रथम है। तो वो देश की सेवा करने के लिए मैं इस पद पे आया हूँ और मैं आपको अपने आप को प्रधानमंत्री नहीं बोलता, मैं अपने आप को प्रधान सेवक बोलता हूँ। तो कहीं न कहीं सेवा करने के भाव से हम सबको ये काम करना चाहिए। और जो कहीं न कहीं मैंने बताया शुरू में कि जो इसमें अगर कहीं न कहीं भिन्नता लाने का प्रयास करते हैं, तो कहीं न कहीं वो असामाजिक तत्व होते हैं या कुछ गलत काम करके उनको या भ्रष्टाचार करना होता है या बहुत सारे गलत काम करने होते हैं। जिन लोग इसमें कहीं न कहीं डाउट करने का प्रयास करते हैं या इस दोनों में भिन्नता लाने का प्रयास करते हैं और इसको धर्म को और राजनीति को, दोनों को तोड़ने का वो लोग प्रयास करते हैं। और जो अच्छे व्यक्ति होते हैं वो हमेशा दोनों का सहयोग करते हैं, क्योंकि किसी भी तरीका से लोगों की सेवा होनी चाहिए, लोगों को उसका हक मिलना चाहिए, उसका अधिकार मिलना चाहिए, जो आज लोगों को मिलने का काम हो रहा है लगातार। ये सबसे बड़ा फैसला यही कहीं न कहीं चैलेंज रहा होगा कि पार्टी बदलूँ या ना बदलूँ, असमंजस की स्थिति रही होगी। उससे इतर ये भी समझना चाहेंगे, हमने बहुत आपके बारे में सुना है कि पहले बीजेपी को सहयोग किया तो वो जीत गए, फिर कांग्रेस को सहयोग किया वो जीत गया, बीजेपी में है तो वो जीत गए। तो क्या माने घासीदास जी का आशीर्वाद है, पार्टी के साथ रहता है तो पार्टी जीत जाती है या आपका सपोर्ट है तो सीधा ही सत्ता का तख्ता पलट हो जाता है? देखिए, प्रातः स्मरणीय गुरु घासीदास बाबा जी का आशीर्वाद तो सभी के साथ है और हमेशा उनके साथ, सबके साथ आशीर्वाद रहेगा उनका। जो अच्छा कार्य करेगा तो उसकी जीत होगी और जो गलत कार्य करेगा तो निश्चित ही उसको सीख लेने का मौका मिलता है। तो वैसा ही है। और हमारे पिताजी राजा गुरु धर्मगुरु बालदास साहिब जी हैं, जो लगातार लोगों के बीच आना-जाना कर रहे हैं और लगभग उनको 45 साल हो गया समाज सेवा करते हुए। तो उनके आशीर्वाद से और वही हमारे आदर्श हैं और उनके साथ ही हम चलते हुए आ रहे हैं। तो वो जैसा निर्णय लेते हैं, हम उनके साथ रहते हैं और उन्होंने देखा सारी चीज़ों को कि किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने समाज के साथ अन्याय किया, समाज को प्रताड़ित प्रताड़ित करने का काम किया। और जो कांग्रेस पार्टी की सरकार जो छत्तीसगढ़ में थी, वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ भ्रष्टाचार फैलाने का काम किया था, गुंडागर्दी फैलाने का काम किया था, महिलाओं के साथ उनकी अस्मिता को लूटने का काम किया था, मतलब कोई भी सुरक्षित नहीं था। तो निश्चित ही इसमें किसी प्रकार का कोई फैसला लेने में कोई समस्या नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं थी। जो अच्छा काम करेगा हम उसके साथ हैं और आज अच्छा काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, छत्तीसगढ़ में माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में, तो हमने इसको ज्वाइन किया और आज इसके माध्यम से हम लोगों की
सेवा करने का काम कर रहे हैं। आप धर्मगुरु बनते अगर राजनीति में ना होते, बहुत लाजमी सी बात है, सब लोग देख रहे हैं। अगर धर्मगुरु भी ना बनते, राजनीति में भी ना आते और इंजीनियरिंग आपने की है, तो सच में जॉब करते? देखिए वो तो उस समय हमारे माइंड में क्या चल रहा है वो उसके ऊपर डिपेंड करता, लेकिन ये है कि युवाओं को राजनीति में आना चाहिए। बहुत जरूरी है कि शिक्षित लोग राजनीति में आए और युवा वर्ग विशेष रूप से आए, क्योंकि हम सब एक ही चीज बात करते रहते हैं कि ये सिस्टम, ये दिक्कत है, सिस्टम में ये प्रॉब्लम है, इस कारण ऐसा नहीं हो रहा है, उस कारण वैसा नहीं हो रहा है। तो क्यों ना हम खुद इसमें आए और इसमें शामिल हों और खुद इस क्यों नहीं हो रहा है इसको जाने और कैसे हम ठीक कर सकते हैं उसको हम समझकर ठीक करें। और जब युवा राजनीति में आता है तो कहीं ना कहीं उसके एक दृढ़ शक्ति होती है, वो ये सोचता है कि मैं कोई भी काम को फास्ट करूं, जल्दी करूं, तो कहीं ना कहीं ऊर्जा, युवाओं की जो ऊर्जा है वो राजनीति में लगेगी। और जब युवाओं की ऊर्जा राजनीति में लगेगी तो अच्छे से काम होगा, फास्ट काम होगा। जैसे अभी छत्तीसगढ़ की सरकार बहुत फास्ट फास्ट कर रही है, अब जैसे कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी हैं जो साय साय काम कर रहे हैं, तो वैसा काम युवाओं के आने से होता है। तो युवाओं को राजनीति में आना चाहिए। तो उस समय अगर मेरे मन में ये विचार आता तो जरूर मैं भी राजनीति में आता। और मैं बाकी युवाओं से भी ये आग्रह करता हूँ कि जो अगर चाहते हैं पॉलिटिक्स में आना, और लेकिन लोगों के मन में ये डाउट होता है कि पॉलिटिक्स बहुत कठिन है या पॉलिटिक्स बहुत गंदा है, उसमें क्या होगा, क्या नाम खराब हो सकता है या नाम बनेगा, तो निश्चित ही वो सारा कुछ खुद के ऊपर डिपेंड करता है। खुद अच्छा काम करेंगे तो नाम अच्छा होगा, गलत करेंगे तो गलत होगा। तो युवाओं को राजनीति में आना चाहिए, युवाओं को राजनीति में सक्रिय होना चाहिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो सरकार की योजना है उसका लाभ मिले। बिलीव इट और नॉट, आपके पास एक सपोर्ट है, पूरे समाज का सपोर्ट है। अगर कोई आम युवा राजनीति में आना चाहता है तो किस तरह से आए, क्या मानसिकता से आए, वो एक टिप आप देना चाहें? देखिए निश्चित ही मेरे पास एक सपोर्ट था कि मेरे पिताजी का आशीर्वाद मेरे साथ था, पूरा समाज मेरे साथ था, क्योंकि एक समाज में गुरु घासीदास बाबा जी के वंशज होने के कारण कहीं ना कहीं सभी का सहभागिता मुझे मिला है, सभी का सहयोग मुझे मिला है। लेकिन लगातार मैंने भी मेहनत की है, लगातार लोगों के बीच आना जाना किया है, लोगों से सुख और दुख में मैंने शामिल हुआ है। साथ ही साथ मैंने धरना प्रदर्शन भी बहुत सारे किए, तब कहीं जाके मुझे लोगों का एक और अलग से प्यार मिला। लेकिन निश्चित ही आपने जो बात कही है कि अगर किसी के पास कोई सपोर्ट नहीं है तो वो भी राजनीति में आगे बढ़ सकता है, क्योंकि अभी की जो राजनीति है, और मैं बात करूंगा भारतीय जनता पार्टी की, जिसकी सोच है जो आम कार्यकर्ता को भी बड़े स्तर तक लेके जाता है। जैसे हमारे छत्तीसगढ़ के मुखिया हैं, माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी है, जब हमने उनसे पूछा था तो उन्होंने पंच से लेके आज मुख्यमंत्री के पद का उन्होंने सफर किया है। तो वो भी एक आम इंसान थे, एक मात्र पंच थे। पंच रहने रहते उन्होंने इतना अच्छा काम किया कि गांव वालों ने उन्हें कहा कि अब आप सरपंच बन जाइए, आप सरपंच बन जाइए, और तो उनको निर्विरोध सरपंच बना दिया। और उनका संवेदनशील देखिए कि उन्होंने जब वो सरपंच बने तो उन्होंने गांव वालों से रिक्वेस्ट किया कि इसे मुझे क्यों निर्विरोध करें, पूरे पंचों को निर्विरोध कर दीजिए ताकि हम सब मिलके फिर से सेवा कर सके। और वो फिर सरपंच बने, और सरपंच बनने के बाद फिर आपने देखा ही है कि वो सांसद तक गए, केंद्रीय राज्य मंत्री रहे, और आज छत्तीसगढ़ के वे मुख्यमंत्री। तो एक आम इंसान वहां तक पहुंच सकता है। तो इसमें किसी प्रकार की चिंता फिकर करने की आवश्यकता नहीं है। काम अच्छा करना है, कार्य अच्छा करना है, मेहनत करनी है। जो मेहनत करेगा वो आगे जाएगा, जो मेहनत नहीं करेगा तो वो आगे नहीं जा सकता। तो मेहनत करो और खुद के ऊपर विश्वास रखो। हमारे गुरु घासीदास बाबा जी के जो द्वितीय सुपुत्र है गुरु बालक दास साहब जी, वो राजा रहे हैं, अंग्रेजी शासन के समय वो राजा रहे। वो कहते थे कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत है। मतलब खुद के ऊपर जो विश्वास करेगा वो निश्चित ही आगे बढ़ेगा। देखिए, विधायक बहुत सारे हैं, वो लोग अपने अपने एरिया में काम करते हैं, तमाम चीज़ें करते हैं, उनके माइंड में रहता है, बड़े लोग हैं, मिलने में दिक्कत आती है। लेकिन एक आम खुशवंत साहिब जब आप घर में रहते हैं तो कैसे रहते हैं, वो दिक्कतों का सामना आम शख्सियत को भी करना, आम शख्स को भी करना पड़ता होगा। बिल्कुल, वो समस्याएं तो रहती है, लेकिन अब हम तो लोगों के लिए आम ही हैं, तो कभी भी किसी भी टाइम लोगों से मिलते हैं। हाँ, लेकिन एक खुद के जीवन में एक समस्या जरूर होती है कि नॉर्मल हमको कहीं घूमने जाना है तो एक वो बड़ी समस्या होती है कि भाई वहाँ पे पहचान वाले दिख जाएंगे या पहचान वाले मिल जाते हैं तो वहाँ भीड़ लग जाती है। तो वो एक समस्या जरूर होती है। लेकिन लोगों के साथ इतनी सरलता से जुड़े हुए हैं कि कहीं भी जाओ तो वो बेझिझक हमारे पास आ जाते हैं, बेझिझक पूछते हैं कैसे क्या हालचाल है, ऐसा करके तो नॉर्मल बातें होती हैं। तो निश्चित ही एक वो थोड़ी सी एक प्रॉब्लम्स होती है, लेकिन वो भी एक तरीके से हम बोले तो बहुत अच्छा लगता है
कि लोग इतने चाहने वाले हैं, इतना आपको जानते हैं, पहचानते हैं, समझते हैं और इतना प्यार करते हैं कि आप नॉर्मल घूमने आए तो भी वो आपसे मिलने आ गए, आपसे बात करने आ गए और वो किसी प्रकार का काम की बात नहीं करते, आपसे नॉर्मली बात करते हैं, फ़ैमिलियर बात करते हैं। तो ये बहुत अच्छा भी लगता है उसमें। शिक्षित युवाओं का आना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे ऐसे मंत्री विधायक हैं जो, मैं छत्तीसगढ़ की नहीं पूरे भारत की बात कर रही, जो शिक्षित नहीं हैं। अभी हाल ही में आपने शराब घोटाला में बयान भी सुन लिया होगा लखमा जी का, वो कहते हैं भाई मैं अनपढ़ था। तो क्या सच में मंत्रियों और विधायकों का शिक्षित होना ज़रूरी है? निश्चित ही शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आज का जो आधुनिक युग का समय है और टेक्नोलॉजी का उपयोग करना बहुत अति आवश्यक है और आप देख भी रहे हैं कि हमारी छत्तीसगढ़ सरकार भी डिजिटलाइज़ के लिए लगातार अग्रसर है। बहुत सारे ऐसे विभाग हैं जिसको डिजिटलाइज़ कर दिया गया और विभागों की क्या बात करें, हम ग्राम पंचायतों को भी डिजिटल से जोड़ दिया गया है, जहाँ खुद वहाँ पर गाँव का जो व्यक्ति है अपने ग्राम पंचायत में भी अपने पैसे आहरण कर सकता है, अपने बहुत सारे कार्य को वो कर सकता है। तो लगातार डिजिटलाइज़ में आगे बढ़ना है। तो कहीं न कहीं ये सारी चीज़ें जो आधुनिक युग है, इसके लिए ज़रूरी है शिक्षित होना। तो शिक्षित व्यक्ति लोग रहने से कहीं न कहीं काम करने में और आसानी होती है। कभी कभी तो शिक्षित नहीं होते, अनुभव बहुत ज़्यादा हो जाता है। देखिए शिक्षा और अनुभव नहीं, विधायकी मतलब राजनीति में अनुभव इतना है, शिक्षा है कि नहीं छोड़ दीजिए, पर हमारा अनुभव इतना है कि हम कहीं ना कहीं जो कुर्सी चाहते हैं वो पा लेते हैं। नहीं, बिल्कुल अनुभव भी बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि अनुभव से ही बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। तो अनुभव अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ होती है और एक्सपीरियंस से ही आदमी को काम करने का कहीं न कहीं रास्ता दिखाई देता है। तो अनुभव भी बहुत बड़ी चीज़ है, अनुभव से भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन साथ-साथ शिक्षा उसमें जुड़ जाए तो फिर और अच्छा हो सकता है। महिलाओं के लिए आप क्या करना चाहते हैं, जो अभी तक आपने देखा है अरे नहीं हुआ है, ये चीज़ मैं चाहता हूँ एज सुन एज पॉसिबल महिलाओं के लिए हो? देखिए महिलाओं के लिए तो हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार बहुत सारे काम कर रही है, लगातार काम कर रही है। जो पिछले शासन में महिलाओं के साथ जो उनके हक अधिकार को छीनने का काम किया, वो सारे हक अधिकार को लौटाने का काम कर रही है। सबसे पहले तो महतारी वंदन योजना चल रही है, जिसके माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाने का काम किया जा रहा है, आत्मनिर्भर बनाने का काम किया जा रहा है और आज वो 1-1 हज़ार रुपये महिलाओं के अनेक काम आ रहे हैं। बहुत सारे उन लोग जब अपने इंटरव्यू में बताते हैं कि किस प्रकार वो काम कर रही हैं। साथ ही साथ जैसे उनको बिज़नेस से हमको जोड़ना चाहिए, आत्मनिर्भर उनको मतलब खुद वो कमाने वाले हों, खुद पैसा किसी से माँगना उनको ना पड़े। तो इसके लिए लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। अभी रेडी टू ईट है, जिसको कुछ जिलों में अब स्टार्ट किया गया है, जिसमें महिला समूह को दिया जाएगा। तो महिला समूह उसके माध्यम से जुड़ रही हैं। इसके साथ ही साथ एक बड़ा काम अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने किया है। महतारी सदन अभी गाँव-गाँव में बनाया जा रहा है, जिसमें हम लोग जब चुनाव में जाते थे तो हर महिलाओं का एक मांग होता था कि एक महिला भवन हमारे गांव में बन जाए, जिसमें हम मीटिंग करें अपने हक अधिकार के लिए। तो वो कहीं ना कहीं उन लोग को वो चीजें नहीं मिलती थी, तो आज वो चीज कहीं ना कहीं महतारी सदन अभी गांव गांव में निर्माण हो रहा है। तो अभी लगभग लगभग बहुत सारे गांव में निर्माण हो भी चुका है, कंप्लीट भी हो चुका है और वो छोटा मोटा नहीं, लगभग 24 लाख रुपए का वो महतारी सदन बनता है, जिसमें सारी व्यवस्थाएं रहती हैं। तो कहीं ना कहीं वो अपने हक अधिकार के लिए बात कर रही हैं और लगातार आगे बढ़ रही हैं। तो बस महिलाओं के लिए यही है कि जितनी भी योजनाएं हैं उसको हम वहां तक पहुंचाएं, क्योंकि उन वहां तक वो पहुंच नहीं पाती, जिस कारण वो बहुत सारी ऐसी महिलाएं जिनके अंदर इच्छा तो होती है लेकिन वो बोल नहीं पाती या फिर उस योजना का लाभ नहीं ले पाती। तो हम लोग का प्रयास ये है कि वहां तक वो योजना को पहुंचाएं और उसको इनसे जोड़ें और वो लोग आगे बढ़े। जैसे अभी ड्रोन दीदी बन रहे हैं बहुत सारे, तो हमारे आरंग विधानसभा से भी कुछ लोग ड्रोन दीदी बने हैं, लखपति दीदी के माध्यम से लखपति दीदियाँ बनी हैं। तो ऐसा हमारा प्रयास यही है कि उन लोग को रोजगार से हम जोड़ सकें। क्योंकि देखिए महिलाओं की एक मांग शराबबंदी भी रहती है, तो लगता है छत्तीसगढ़ में हो जानी चाहिए, क्योंकि शराब से बहुत परेशान है। पुरुष शराब पीते हैं तो बहुत सारा अनाचार होता है, दुर्व्यवहार उनके साथ होता है। देखिए शराब कहीं ना कहीं गांव-गांव की समस्या है। जो अवैध शराब जो बिक्री होती है वो एक बड़ी समस्याएं हैं और जिसमें लगातार अंकुश लगाने का काम हमारी सरकार कर रही है। और अभी समाधान शिविर भी चल रहा है पूरे छत्तीसगढ़ में, जिसके माध्यम से लगातार कार्रवाइयां हो रही हैं। जो अवैध शराब बिक्री हो रही है, जो गांव-गांव में अवैध शराब बिक्री हो रही है, तो उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, उनको जेल भेजने का काम। ये तो अवैध शराब हो गया, मतलब शराबबंदी होनी चाहिए कि नहीं, क्योंकि अगर लीगल भी है, जिसको पीना है वो तो पैसा वो पीने के लिए वहां पर भी देगा। तो शराबबंदी होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ में महिलाएं जितनी परेशान हैं। देखिए उसके लिए ऐसा है कि एक जन जागरूकता अभियान चलाना अति आवश्यक है। गांव में एक सोच आनी चाहिए कि हाँ हमें शराबबंदी कराना है। हमारे आरंग विधानसभा के ऐसे कुछ गांव हैं जहां पूरे ग्राम सभा बैठक लेकर ये निर्णय लिया गया कि भाई हमारे गांव में शराब नहीं बिकेगा और हमारे गांव में कोई भी शराब नहीं पिएगा। तो आज वो गांव कहीं ना कहीं शराब मुक्त है।
तो वो एक जन जागरूकता का अभियान है जिसको गांव वालों को एक साथ बैठ के ये सोचना पड़ेगा और जिसके लिए हम लोग लगातार प्रयास करते हैं। हमने जब अपनी राजनीति स्टार्ट की थी तो सबसे पहला कदम यही था। तो अपने क्षेत्र में अगर शुरू किया तो चाहते भी होंगे दूसरे क्षेत्र वाले भी एक्सेप्ट करें, भाई शराब ना पियो, नशा मुक्त होना चाहिए। बिल्कुल हम चाहते हैं और लोगों को इस चीज के लिए प्रेरित भी करते रहते हैं, लगातार प्रेरणा देने का प्रयास करते हैं और लगातार भ्रमण करके ये काम करते रहते हैं। और हम चाहते भी हैं कि हर गांव शराब मुक्त हो, जिसके लिए लगातार और इसके लिए जागरूकता अति आवश्यक है, क्योंकि जब तक पीने वाला खुद नहीं चाहेगा कि मुझे नहीं पीना है, तब तक कहीं ना कहीं शराब मुक्त गांव नहीं हो पाएगा, प्रदेश नहीं हो पाएगा। तो वो चीजें कई लोग क्योंकि इसमें कई लोग ऐसे लोग हैं जिनकी आदतें बन गई है, अगर आप बंद कर देंगे तो उनको उनकी बीमारी हो जाएगी, ऐसा बहुत सारी दिक्कतें आ सकती हैं। तो वो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए और इसके लिए हमारी सरकार ने टीम भी बनाई हुई है कि भाई जन जागरूकता अभियान चलाया जाए और जन जागरूकता अभियान चल भी रहा है, जिसके माध्यम से बहुत सारे ऐसे गांव हैं जो इससे सुरक्षित होते जा रहे हैं। आने वाले समय में निश्चित ही लोग शराब से दूर होंगे। महिलाओं के बारे में क्या कहना चाहेंगे? महिलाएं जुड़े राजनीति से, क्योंकि इस सरकार में एक ही महिला मंत्री है। बिल्कुल महिलाओं को तो जुड़ना ही चाहिए, महिलाओं को राजनीति में आना चाहिए और इसके लिए तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 33% का आरक्षण भी एक विशेष सत्र बुला कर दिया है, ताकि महिलाएं सशक्त हों और अपनी आवाज खुद विधानसभा के सदन में आकर अपनी बात को रखें, संसद में जाके अपनी बात को रखें। तो महिलाओं को बिल्कुल आना चाहिए राजनीति में और अपनी आवाज बुलंद करनी चाहिए। बनना कठिन था या विधायक? एक चीज सुननी है, क्या चीज कठिन है? विधायक बनना कठिन था। राजनीति में आने का फैसला किसका था, आपका या समाज का? समाज का। कांग्रेस से और बीजेपी, कांग्रेस से बीजेपी में जब आप आए हैं, सबसे बड़ा फर्क आपको क्या लगा, एक लाइन में बताइए। भेदभाव देखना। राजनीति में धर्म की जरूरत बन चुकी है? बिल्कुल धर्म जरूरी है राजनीति। धर्म गुरु है या नेता है? सबसे पहले आपको अपने आप को देखना हो तो एक आम इंसान है। नहीं, दोनों में से चुनना है, धर्म गुरु है या नेता, क्योंकि उसी का सपोर्ट मिला है तो नेताजी बने हैं। सेवक है। धर्म और सत्ता, किसका दबाव ज्यादा भारी लगता है? ये दोनों बराबर है, उसमें कोई ऐसा नहीं है कि किसी का ज्यादा दबाव है। राजनीति में आपका रोल जनता की आवाज या पार्टी का सिर्फ चेहरा? ये जनता की आवाज। ये सलाह मैंने मानी है अपने जीवन में, अपने इतनी यंग एज में, आई एम सो सक्सेसफुल, आपको भी माननी है। जीवन में कभी डरना नहीं है, घबराना नहीं है, बिंदास होकर अपने काम में लगिए, क्योंकि इस जीवन में अनेक कठिनाइयाँ आती हैं, अनेक विपत्तियाँ आती हैं और सबसे बड़ी दिक्कत यही आती है कि हम सोचते हैं कि हम ये करेंगे तो क्या होगा, हम वो करेंगे तो क्या होगा, और हम सोचते हैं फिर उसके बाद कि हम ये कर लेंगे। जो कर लेंगे सोचते हैं उनके लिए मेरा विशेष कहना है कि कर लेंगे नहीं, उसको करना स्टार्ट करिए। वो बोलते हैं ना कि ड्रीम बिग लेकिन स्टार्ट स्मॉल। तो स्टार्ट करिए, स्टार्ट करने में देरी मत करो, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है कि हम लोग स्टार्ट करने में देरी करते हैं। तो स्टार्ट करना प्रारंभ करिए और जिस दिन आप स्टार्ट करेंगे अपने आप सक्सेस। देखिए, फैसला आपने बता दिया, मैंने भाई चेंज कर लिया था, लेकिन ऐसा होता है ना कि पूरा समाज खराब नहीं होता, कुछ चुनिंदा लोग खराब होते हैं। तो पूरी कांग्रेस पार्टी खराब नहीं होगी, कोई एक शख्स आपका बड़ा पसंदीदा शख्स है वही कांग्रेस पार्टी का, आज भी है? देखिए, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा कहीं ना कहीं गलत थी, हम इसलिए उसको स्किप किए। ये व्यक्तिगत है, ये पार्टी नहीं है, व्यक्तिगत रूप से भाई ये है बंदा कांग्रेस में, लेकिन इसकी सोच बढ़िया है। देखिए, बहुत सारे नेता हैं, सारे लोग अच्छे हैं, नेता अच्छे ही होते हैं, बट लोग बदनाम करने वाले होते हैं। कोई एक आपका पसंदीदा? ऐसा मुझे कोई पसंदीदा नहीं है मेरा, लेकिन सारे लोग अच्छे लगते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा बीजेपी में कोई बहुत पसंद है मुझे? मेरे माननीय मुख्यमंत्री हैं विष्णुदेव साई जी। कि गुरु खुशवंत साहिब जी, एक लाइन में बस आपको बताना है, मैं ये हूँ। अब इसमें हम क्या बोलें कि हम सेवक हैं, बाकी तो ये जनता बताएगी कि हम क्या हैं। हमारा तो एक ही उद्देश्य है, एक ही ध्येय है, सेवा और सेवा ही करना लोगों का। तो अंतिम चरण में उन्होंने बता दिया एक लाइन में, अगर आपको गुरु खुशवंत साहिब जी को समझना है तो समझना पड़ेगा एक सेवक के रूप में, क्योंकि वो आपकी सेवा करना चाहते हैं। समझना है तो उसे विधायक के रूप में नहीं, उन्हें आप समझिए, उन्हें आप सेवक के रूप में समझिए। जब चाहे इनके पास आइए। और कितना ज़रूरी है ये धर्म गुरु, बेशक आप बन जाते हैं, आप तमाम धर्मों की सेवा भी करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो सेवक है वो राजनीति में आके भी सेवक रहता है। और कैसे अग्रसर ऊर्जा चाहिए युवाओं की, और हमें अग्रसर रहना है भारत को विकसित भारत बनाने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो सपना है वो सपना पूरा करने के लिए युवाओं को जुड़ना है राजनीति से, महिलाओं को राजनीति से जुड़ना है। आज भी बहुत सारी चीज़ें जो कहीं ना कहीं अधूरी है, बेशक किसी भी पार्टी में रही हो, अधूरी ज़रूर है। तो
तो जरूर आप जुड़िए राजनीति से। और इसके साथ अगर आपको भी कोई भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है तो बिल्कुल आइए, दरवाजे खुले हैं भारतीय जनता पार्टी के भी और खुशवंत सिंह साहिब जी के भी। आके आपको समझना भी होगा ये माननीय है। माननीय ये जरूर बताते हैं कि ये सिर्फ सफर, आपका सफर जो आप देखते हैं जनता के बीच जाने वाला सफर नहीं होता। बहुत सारी चुनौतियां हमारे पास भी होती है। उन चुनौतियों का सामना कैसे करना है, कैसे आप में ऊर्जा भरनी है, और टिप्स आपको जरूर हर माननीय देता है। आज आपको इन्होंने भी दिया। इसी के साथ आज की हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।